हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज आपके लिए आपकी मैम एक बहुत ही यूनिक क्लास लेकर के आई हैं। ये क्लास आपके क्लास 11th के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट और उसके साथ साथ में क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो प्रोबेबिलिटी में हमें इस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ में अभी यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और वैसे तो एसएससी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सेट थ्योरी एसएससी में नहीं पूछी जाती है, लेकिन क्योंकि जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें इसे पूछ लिया जाता है और कभी कभी एक दो छोटे क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए और उसके साथ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ साथ क्लास 11th और 12th के लिए तो है ही। तो इसमें हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सेट थ्योरी का यूज़ हमें प्रोबेबिलिटी में भी करना है, तो इसलिए ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। समझ लीजिए कि आपका जो सैटरडे स्पेशल सेशन है ये आपको फ्राइडे को ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सैटरडे स्पेशल सेशन होता है उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी क्लास के आगे के क्वेश्चंस, मतलब हमें क्या, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें क्या करना है, आज हम इसको पूरा समझ लेते हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसा उनका वो यूज़ होता है, किस तरह से उसमें क्या चीज़ रखी जाती है, किस चीज़ को रखने का क्या वजह होती है, आज हम अच्छे से ये सब समझ लेंगे और कल हम इस पर क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने भाई और बहनों के बीच में, ताकि हमारी कम्युनिटी और हमारी फैमिली लगातार बढ़ती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि प्रैक्टिकल का मतलब आप जानते हैं व्यवहारिक जो हमारा प्रयोग है इंटरसेक्शन और यूनियन का। अब अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि 12th क्लास में मैट्रिक्स चल रहा है, तो मैट्रिक्स में तो मैंने आपकी 2-3 क्लास बीतने के बाद, या मैंने शायद पहली ही क्लास में बता दिया था कि उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम उसका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अपने जहाँ पे हमें बिजनेस करना होता है, बिजनेस में। तो उसी तरह हमारा सेट थ्योरी, अब आप लोग जब पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे क्या फ़ायदा है ये करली ब्रैकेट के बीच में 2, 4, 6, 8 को लिखने का, या क्या फ़ायदा है इस सेट को बनाने का, इनका यूनियन लेने का, इनका इंटरसेक्शन लेने का। तो आइए हम सीखते हैं कि आज उसका फ़ायदा क्या है और कैसे हम इन्हें अपनी यूजुअल यानी अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ करके बताती हूँ, इससे आपको क्या पता चलेगा कि इस तरह की अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने मन से एक इजी क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास है, क्लास 11th का हम एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उसी की क्लास हम ले रहे हैं। तो क्लास 11th की एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से बच्चों को हमने 3 आधारों पर बांट दिया है। ठीक है, 3 आधार क्या हैं, हमने मान लिया उन बच्चों में से फुटबॉल खेलने वाले, उन्हीं बच्चों में से हॉकी खेलने वाले, उन्हीं बच्चों में से क्रिकेट खेलने वाले। 3 टाइप के बच्चों में हमने पूरी क्लास को बांट दिया है। अब ये तो 3 बेसिक टाइप हो गए कि कुछ बच्चे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा, कुछ को हॉकी पसंद होगी और कुछ को फुटबॉल पसंद होगा। अब इसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनती है, ऐसा भी हो सकता है कि हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले कुछ बच्चे कॉमन हो, यानी जिनको हॉकी भी पसंद है और साथ में फुटबॉल भी पसंद है। उसी तरह कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको क्रिकेट के साथ फुटबॉल पसंद है, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको हॉकी के साथ क्रिकेट पसंद है। तो ये क्या हो गए, डबल पसंद रखने वाले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी की एक ही पसंद हो, 2 पसंद भी हो सकती हैं। अब उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको तीनों चीज़ें पसंद होती हैं, यानी कि उन्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद है, उन्हें फुटबॉल मैच खेलना भी पसंद है और उन्हें हॉकी खेलना भी पसंद है। तो ये तीनों चीज़ें हमें पसंद हो गई।
अब उसके बाद एक चौथी कंडीशन बनती है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको खेलना पसंद ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका केवल ही स्पोर्ट्स में होता है, उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। उनका तो उनकी मैथ्स की क्लास चलती तो वो फुटबॉल का मैच दिमाग में चलता है, और जब उनकी इंग्लिश की क्लास चलती है तो क्रिकेट मैच दिमाग में चलता है। तो क्या होता है, हमारी इतनी कंडीशंस बनी, एक जिसमें किसी भी बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं है, एक जिसमें किसी बच्चे को केवल एक खेल पसंद है, चाहे फुटबॉल या फिर हॉकी या फिर उसका क्रिकेट। तीसरी कंडीशन में क्या है, किसी बच्चे को दो चीज़ें पसंद हो सकती हैं, या तो फुटबॉल के साथ हॉकी, या हॉकी के साथ क्रिकेट, या क्रिकेट के साथ फुटबॉल। ठीक है। और चौथी जो हमारी लास्ट कंडीशन बनी उसमें क्या है, किसी बच्चे को तीनों चीज़ें एक साथ पसंद हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और इसमें हमको, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे पास 4 कंडीशन है और 5वीं कंडीशन में हमको क्या बताया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताया जाएगा, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताया जाएगा। अब इन 5 में से अगर कोई 4 चीज़ें आपको दी हैं तो 5वीं आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई एक खेल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दे दी, 2 को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दे दी, ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दे दी, और क्लास में कुल बच्चों की संख्या दे दी गई, तो आप निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों खेल एक साथ पसंद हैं। तो इसी तरह की चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इन ट्रिक्स का या अपने इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें इन्हें कैसे करना होता है। हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले 3 कंडीशंस पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को समझते हैं और उसके साथ साथ में हम फॉर्मूलाज को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 फाइनाइट सेट हैं। अब ये कंडीशन जो तीनों हैं इनमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, हर जगह आपको फाइनाइट सेट दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैंने इसे इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोगों को क्या है, कोई भी चीज़ इंग्लिश में भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके साथ हिंदी में भी। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के सामने हिंदी में कुछ लिख दिया जाए तो उसके दिमाग से बिल्कुल ही ऊपर चला जाता है। और मेरी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो इसलिए मैं यूजुअली इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। अब हम समझते हैं कि एक चीज़, फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित, यानी कुछ निश्चित नंबर वाला सेट हो। अब इसमें आप वो सेट नहीं ले सकते जो अनंत तक जाते थे, क्योंकि उनमें क्या होता है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम नहीं लेंगे। इनमें हमेशा फाइनाइट सेट लिया जाएगा तीनों कंडीशंस में, क्योंकि हमारी क्लास में क्या होंगे, बच्चे फाइनाइट होंगे। किसी होटल में जाने वाले जो लोग होंगे वो फाइनाइट होंगे, किसी मैच को देखने वाले लोग क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो हमेशा हम सीमित संख्या का उपयोग करेंगे। अगर ए और बी आपके पास फाइनाइट सेट है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन कब निकलता है, जब कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है, और अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हमारा इंटरसेक्शन 5 होता है। तो अगर ए और बी 2 सेट हैं जो कि फाइनाइट यानी सीमित है, और उन सीमित समुच्चयों में से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये n क्या है, ये स्मॉल n क्या है। ये स्मॉल n यहाँ पर नंबर है, नंबर यानी कि आपका जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, उसी एलिमेंट का ये नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना एलिमेंट को गिने भी नंबर निकाल सकते हैं, ये उसी का फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 120 बच्चे हैं, 120 बच्चों का आप सेट बनाते हैं, तो अब उसको काउंट करना तो आपके लिए बहुत ही भयंकर काम है, और उसको लिखना भी बहुत भयंकर काम है, क्योंकि उसमें आप 1 2 3 4 किसी बच्चे को नंबर 1 नंबर 2 से तो डिनोट करेंगे नहीं, उसका नाम लिखेंगे। इतने सारे नाम आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी तो ऐसे ही भर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें हम बिना किसी नंबर को लिखे और काउंट किए ही हम निकाल सकते हैं, केवल इन फॉर्मूलाज पर रख करके, पुट करके, कि कैसे हमारे किस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी वाला जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन ए प्लस एन बी, यानी ए वाले एलिमेंट और प्लस बी वाले एलिमेंट। अब आप ऐसे ही समझिए,
अगर आपके एक सेट है A, एक सेट है B और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप उनका यूनियन निकालते थे तो आप जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे ले लेते हैं, उसके बाद जो कुछ दोनों में बचता है उसे भी ले लेते हैं। तो अब हमारे सेट में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, तो कॉमन में तो हम कुछ ले ही नहीं सकते। तो अब बाकी बचा हमारे पास एक सेट A और दूसरा B, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हमने भी वही किया है, एक सेट A है एक सेट B है, दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको जोड़ दिया है, वही हमारे A यूनियन B के बराबर आ गया है। और ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब हमारे सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं तीनों को समझा देती हूँ, उसके बाद में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारी सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर हमारा जो A और B है, जो हमारे A और B सेट हैं वो फाइनाइट यानी सीमित समुच्चय हैं, लेकिन उन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, यानी जो A इंटरसेक्शन B है वो खाली सेट यानी एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट ना होने का मतलब क्या हुआ कि इनमें कुछ ना कुछ है। तो अगर कुछ ना कुछ है तो इसका मतलब ये दोनों खाली नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तब ये हमारी कंडीशन क्या बनेगी, NA यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। वास्तव में आपने इन सवालों को अपने छठे, सातवें, आठवें के कुछ क्वेश्चंस में लगाया है, लेकिन आपने क्या किया है, इन फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं किया है। वहाँ भी आपको ऐसा दिया जाता था कि कुछ बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कुछ चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो बताइए अलग अलग मतलब कुल पसंद करने वालों की संख्या या इस तरह से चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन तब आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता था, तो इसके लिए आपको दूसरे फॉर्मूले बताए जाते थे, पर वो होते सेम इसी तरह के थे। अब अगर हमारी कंडीशन क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन है, तो हम देखते हैं हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B, दोनों का हमें यूनियन निकालना है। अब यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों सेट में से जो चीज़ कॉमन होगी उसे ले लेंगे, फिर अपने बाकी सेट में जो कुछ बचा होगा उनको ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें यूनियन निकालना है A यूनियन B यानी NA यूनियन B। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एलिमेंट तो पता नहीं है, उसमें क्या होता था जब हमारे पास सेट में एलिमेंट लिखे हुए होते थे तब तो हम देख लेते थे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको केवल बताया गया कि 20 बच्चों को चाय पसंद है और 15 बच्चों को कॉफ़ी पसंद है और उसमें से 5 हैं जिनको दोनों पसंद है। अब आप उन 5 बच्चों को कैसे ढूंढेंगे कि वो 5 कौन से हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं। तो आप क्या करेंगे, वो 20 जो चाय पसंद करते हैं, वो 20 जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, उन दोनों को जोड़ लेंगे। यानी ये हो गए, मान लीजिए चाय पसंद करने वाले और ये हो गए कॉफ़ी पसंद करने वाले, हमने दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद में दोनों को पसंद करने वालों को उससे घटा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाय पसंद करने वाले और कॉफ़ी पसंद करने वाले में दोनों पसंद करने वाले भी हमारे आ गए होंगे, तो वो 2 बार काउंट हो जाएंगे। अब कैसे होगा आगे हम अभी अपने क्वेश्चंस में समझेंगे। मैंने सोचा तब तक आपको फॉर्मूलाज के साथ में बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जल्दी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमारे NA में वो बच्चे आ गए होंगे जो चाय पसंद करते हैं, केवल चाय, और साथ में चाय के साथ कॉफ़ी पसंद करने वाले भी आ गए। इधर NB में हमारे साथ कॉफ़ी पसंद करने वाले आए और कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले आ गए। तो अब वो दोनों जब आपस में जुड़े तो क्या हुआ, 2 बार जुड़ गए। तो उसी 2 बार को जुड़ने की वजह से हम इसे 1 बार घटा देंगे। 1 बार घटाने के बाद अब वो बच्चे भी हमारे एक ही बार काउंट हुए। तो इस वजह से ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमारा A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर नहीं होता, यानी एम्प्टी सेट नहीं होता, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इज इक्वल्स टू NA यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी वाला। अगर हमारे पास ऐसी 3 कंडीशंस बन जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास A यूनियन B यूनियन C निकालना है आपको, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C निकालना है, और इस स्थिति में भी हमारे ये फाइनाइट सेट ही होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से NA जोड़ेंगे, NB जोड़ेंगे, NC जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद हम जानते हैं कि इसमें
ऐसे भी बच्चे आ जाएंगे जो चाय के साथ कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, यानी कि जैसे हॉकी के साथ क्रिकेट भी पसंद करते हैं तो एक बार उनको माइनस किया। फिर क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं, एक बार उनको माइनस किया। फिर फुटबॉल के साथ साथ हॉकी को भी पसंद करते हैं, एक बार उनको माइनस किया। और उसके बाद में उन बच्चों को जोड़ लिया जो तीनों को एक साथ पसंद करते हैं। यानी जो भी 2 बार होगा, जो भी, क्योंकि आप जानते हैं सेट में क्या होता है, कोई भी चीज़ 2 बार नहीं लिखी जाती, तो जो चीज़ 2 बार काउंट होती है हम उसको एक बार हटा देते हैं। एक बार घटाने से क्या होता है, अब वो हमारी एक ही बची। यानी अगर कहीं पर 2 2 2 बार आ जाता था तो हम एक 2 हटा देते थे। उसी तरह जो बच्चे 2 बार काउंट हो रहे थे उनको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया और उसके साथ उन वाले बच्चों को ऐड कर लिया जिनको तीनों चीज़ें एक साथ पसंद थी। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक हम चलते हैं अपने 1-2 एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको पिछले वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है 1.6। और ये एक्सरसाइज जो है इससे हम अपने तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से यूज़ करना सीख लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लास जो आपकी है, ये क्लास 11th और 12th के साथ साथ एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले मतलब भाई बहनों को और अपने बड़े भाई बहनों को ज़रूर ही शेयर करें और क्लासेस से जोड़ें। इसी तरह की क्लासेस जब भी कहीं, अभी जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता, तो प्रायिकता भी हमारे यूपी SSSC, यूपीएसआई और जो बैंकिंग है, रेलवे है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ डिफेंस, अगर आप जो एसएससी जीडी होती है या सॉरी उसके जो आप जीडी भर्ती होती है, जैसे कि आर्मी की जो भर्ती होती है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्लास भी। और इसके अलावा प्रायिकता है और भी कुछ क्लासेस हैं। तो जहाँ भी ऐसी कोई क्लास चलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जहाँ भी आप अपने बड़े भाई बहनों को जोड़ सकते हैं। और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी क्लासेस चलें आप उन्हें बता दें कि भैया अब आपके काम की क्लास आने वाली है, या दीदी अब आपके काम की क्लास आने वाली है, अब आप भी ये क्लास देखिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 पर। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आपका चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है। कोशिश करेंगे कि आज से लेकर कल तक इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं और उसके बाद हम अपना कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़कर बता दूं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, ny बराबर 23 तथा nx यूनियन y बराबर 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले कैसे समझेंगे? इफ़ x एंड y आर टू सेट्स such that nx is equal to 17, ny is equal to 23 and nx union y is equal to 38, then find the value of nx intersection y। तो बहुत ही आसान है ये हमारे लिए। एन एक्स की वैल्यू दी है 17, एन वाई की वैल्यू दी है शायद 28, नहीं 23। इसी तरह एन एक्स इंटरसेक्शन एन एक्स यूनियन वाई की दी हुई है वैल्यू 38 और यहाँ पर आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो आप जानते हैं कि आपके पास 2 फॉर्मूले हैं जो nx ny या na nb, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अब जैसे आपने फॉर्मूले में ab लिखा तो यहाँ x y दे दिया, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, तो थीटा फाई अल्फा कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको समझना है पहले फाइनाइट सेट तो ये है ही। फाइनाइट सेट होने का मतलब ही है कि इनमें फिक्स एक नंबर दिया हुआ है कि इसमें इतने ही एलिमेंट आएंगे, अनंत तक हम नहीं गए हैं। अब आप देखते हैं कि इसमें आपको nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी दूसरी वाली कंडीशन यानी दूसरा फॉर्मूला है, क्योंकि हम जानते थे कि पहले फॉर्मूले में तो कुछ भी कॉमन होता ही नहीं था, यानी x इंटरसेक्शन y या a इंटरसेक्शन b का मान जो होता था वो फाई या नल सेट के या एम्प्टी सेट के बराबर होता था, तो उसको तो निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अब यहाँ पर हमें nx इंटरसेक्शन y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, या हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं कि, जानते क्या हैं हम कि एन एक्स यूनियन वाई, और अगर आप चाहें तो एक्स वाई की जगह अपना ए बी वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं।
पर मैंने यही लिख दिया nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। आपका ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं हमें, जैसे हमारे फॉर्मूले में 4 टर्म आ रहे हैं तो 4 में से कोई 3 टर्म तो आपको दिए ही होते हैं, चौथा वाला आपको निकालना होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको nx इंटरसेक्शन y निकालना है, हो सकता है किसी में ny निकालना हो, किसी में nx हो, किसी में nx यूनियन y भी निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उन्हें पुट करेंगे और उसके बाद उनको इधर उधर करके, यानी किसी में बराबर के इस तरफ करना पड़ेगा, किसी में उस तरफ, और प्लस माइनस करके उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो nx यूनियन y की वैल्यू आपको दी हुई है 38, nx की वैल्यू आपको दी हुई है 17, ny की वैल्यू आपको दी हुई है 23 और माइनस x इंटरसेक्शन y, nx इंटरसेक्शन y की आपको ना ही वैल्यू दी है और आपको इसी का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा nx इंटरसेक्शन y नेगेटिव है, अगर हम बराबर के इस तरफ लाएं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा nx इंटरसेक्शन y, जो यहाँ पर माइनस लगा था ये यहाँ पर प्लस हो गया। अब उसके बाद 17 प्लस 23, इतना तो हमारा पहले से ही बराबर के उस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर था। अब अगर इस 38 को भी हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्योंकि उधर वो प्लस 38 था तो अब इधर आकर ये माइनस 38 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 23 के आगे प्लस है, 17 के आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस है, तो प्लस वाले दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस वाला इससे घट जाएगा। तो 7 और 3 जोड़ करके 10, 3 और 2 और 3 2 और 1 जोड़ करके 3 और 3 में एक कैरी यानी हासिल जोड़ा 40 और माइनस 38, यानी कि nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या हो गई, 2 के बराबर आ गई। यानी कि अगर हम इससे एक क्वेश्चन बनाएं, मान लो x चाय पीने वालों की संख्या है, y कॉफ़ी पीने वालों की संख्या है और x यूनियन y क्या है, दोनों पीने वालों की संख्या है। तो मतलब यूनियन y क्या है, मतलब कुल संख्या है। तो इंटरसेक्शन y का मतलब क्या हो गया, x इंटरसेक्शन y का मतलब है वो बच्चे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो वो दोनों चाय और कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले पीने वालों की बच्चों की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि इन क्वेश्चन से हम बहुत ही व्यवहारिक, इन जो फॉर्मूला है उनसे हम बहुत ही व्यवहारिक अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो सेम वही क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बस केवल फ़र्क है तो डिजिट्स का। यानी कि इस बार आपको दिया है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y बराबर 18, ठीक है, x यूनियन y में 18। अभी में 18 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n ना लगा करके आपको ये कह दिया गया कि इसमें इतने अवयव हैं। और आप जानते हैं कि चाहे आप ये लिखें लैंग्वेज के फॉर्म में कि x यूनियन y में 18 अवयव हैं, और या इसी को आप सिंपली लिख दें nx यूनियन y इज इक्वल्स टू 18, तो दोनों की बात एक ही हुई। और ये क्या है, आपका मैथमेटिकल तरीका है लिखने का जो ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है और छोटे में ही आ जाता है। और इसमें आपका ये लैंग्वेज वाला फॉर्म है, तो पहले वाले में आपको इस तरह दे दिया गया था nx यूनियन y इज इक्वल्स टू दिस, और अगले में आपको क्या दिया गया है कि x यूनियन y में इतने अवयव हैं, x में आपको दिया है जैसे x यूनियन y में 18 हैं, x में 8 हैं और y में 15 अवयव हैं। तो आपको x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं ये निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जहाँ पर वहाँ 17, 23 और 38 दिया था उसी की जगह पर यहाँ पर 18, यहाँ पर 8, 15 और 18 दिया है, और वही चीज़ आपको x इंटरसेक्शन y निकालनी भी है। तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका छोटा सा क्वेश्चन, 400 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, आपको लैंग्वेज फॉर्म में पूरा क्वेश्चन दिया है।
400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? अब इसमें आपको समझना है कि क्या x यूनियन y है, क्या nx है, क्या ny है और क्या nx इंटरसेक्शन y है। तो आप जानते हैं 400 व्यक्तियों का समूह कब बनेगा? जब हम यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब ही आप जानते हैं क्या होता है? संगठन होता है। जो भी संगठन होती है उसी की अंग्रेजी यूनियन होती है, और यूनियन में हम क्या करते हैं? सबको शामिल कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी कहीं समूह दिया हो, ग्रुप दिया हो, वही आपका क्या होता है? x यूनियन y होता है। यानी nx यूनियन y में कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। आपको बता दिया गया कि 400 लोगों का समूह है। अब उसमें अगर आप क्या करें इसको, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की बात की गई है, तो इसे x यूनियन y की जगह पर अगर आप h यूनियन e लिख लें तो आपके लिए आसानी होगी। h हो गए हिंदी बोलने वाले और e हो गए अंग्रेजी बोलने वाले। अब इसके लिए आप ऊपर ये लिख सकते हैं कि माना हिंदी बोलने वाले h और अंग्रेजी बोलने वाले e, और अगर आप नहीं भी लिखें तब भी कोई भी समझ जाएगा कि h मतलब हिंदी होगा और e मतलब इंग्लिश होगा। अब उसके बाद समूह की तो बात कर ली। अब 250 लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले को हम NH से नियुक्त कर लेंगे, तो 250 लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। उसके बाद में NE जो है 200 लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कुल 200 लोग हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब आपको ये बताना है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, यानी हिंदी और इंटरसेक्शन अंग्रेजी, इन्हीं का आपको नंबर बताना है। तो क्वेश्चन ये भी आपका वही बन गया जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था। बस पहले में क्या था? आपको पूरी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में दिया था, x यूनियन y के रूप में दे दिया था। अगले में इतने अवयव हैं, इस तरह से दे दिया। और थर्ड क्वेश्चन में आपको प्योर लैंग्वेज ही दे दी, कहीं भी मैथमेटिकल फॉर्म का यूज़ ही नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम वही तैयार हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, और उसके अलावा अपने बहुत सारे भाई बहनों को साथ में जोड़ लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ कमी लग रही हो, अगर आपको लगता है कि लाइव में ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मैम बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती हैं, लाइव थोड़ा कम है, ऐसा कुछ है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस को लिखिए और उसके साथ में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।